में कलअदम गिरोहों की महफूज पनागाहों और सरहदी मामलात पर खुसूसी गौर जारी है। दोनों वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अस्करी क़यादत से मुलाकात भी मुतवक्की है। पाक ईरान कशीदगी के खात्मे की कोशिशों में तेजी आ गई है और अब बवाल ईरान और पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। एयर स्ट्राइक के बाद शांति की पहल फेल हो गई है और फिर से दोनों देश आमने सामने आ गए हैं। ईरान के पाकिस्तानी सीमा से लगे शहर सरावन में 9 पाकिस्तानी नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। বন্ধুরা, আপনারা তো সবাই জানেন এই সময় পাকিস্তানের কাছে যতগুলো তার পড়শি দেশ আছে তাদের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক সর্বদা খারাপ থেকে আরো খারাপাতর হচ্ছে। বিশেষ করে পাকিস্তানের কিছু কর্মকাণ্ডের জন্য এই সম্পর্ক খারাপ হওয়ার জন্য দায়ী। রিসেন্ট তো পাকিস্তান ইরান একে অপরের উপর হামলা পর্যন্ত করে দিয়েছে। অপরদিকে আফগানিস্তানে পাকিস্তান বর্ডারে এসে তালিবানরা তাদের সাথেও ঝামেলা শুরু করেছে। এর সাথে সাথে আফগানের তালিবানরা এই সমস্ত বর্ডারকে পর্যন্ত উপরে ফেলে দিয়েছে যেগুলো পাকিস্তানের তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছিল। এটাকে নিয়ে পাকিস্তান ভারতের উপর এখন দোষারোপকে পর্যন্ত লাগিয়ে দিচ্ছে যে এই সমস্ত কিছু ভারতেরই প্ল্যান বা ভারতের ইশারাতেই হচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তান তাদের নিজেদের যে বিদেশ নীতি সেটাকে তারা কখনো শোধরাচ্ছে না। এমনকি তারা যে আতরঘর বানিয়ে রেখেছে জঙ্গিদের সেটাকেও বাদ দিচ্ছে না। আর এই সবকিছুর কারণে তাদের এই ঘরের ভেতরে আজকের দিনের এই পরিস্থিতি, যেখানে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইরানে পৌঁছে গেছে। সেখানে গিয়েও পাকিস্তান ইরানের হাত পা ধরে রিকোয়েস্ট করছে যে পাকিস্তানের উপর যে ইরানের ভেতরে হামলা হচ্ছে সেটি যেন ইরান কোনো রকম ভাবে থামিয়ে দেয়। কেননা এই কারণে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে পাকিস্তানের লোকেদের উপর অনেক প্রেশারকে বানানো হচ্ছে। যেখানে আজকের দিনে পাকিস্তানে খাওয়ার জন্য একটি দানা নেই, প্লেন উড়ানোর জন্য বা ট্যাঙ্ক চালানোর জন্য তেল নেই। তো রিসেন্ট আবার এদিকে পাকিস্তানের 9 জনকে ইরানের ভেতরে মেরে দেয়। আর এটাকে নিয়েও পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইরানের সাথে কথাবার্তা বলছে। এর সাথে সাথে পাকিস্তানি মিডিয়ার বক্তব্য এখন এটাও আছে যে এই মুহূর্তে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে যতগুলো হামলা হচ্ছে হোক, আফগানিস্তান বা ইরানের তরফ থেকে এটাতে সোজাসুজি কিন্তু ভারতেরই হাত আছে। তো চলুন বন্ধুরা দেখে নিই পুরো বিষয়টির উপর পাক মিডিয়ার রিয়াকশনটা কি। बहाली के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्दुल हयान का अहम दौरा पाकिस्तान जारी है। मेहमान वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हम मनसब जलील अब्बास जिलानी से 1-on-1 मुलाकात हुई। जो बिल्कुल वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। नहीं दे सके। वो कभी अरबियों की तरफ जाते हैं, वहाँ से जब उनको निगाह में मिलती है तो फिर वो कभी ये जो टर्कश हैं उनकी तरफ जाते हैं, फिर उनसे नहीं आते हैं। तो ठीक है, तो फिर अब वो उनको कोई ना कोई नहीं मिल रहा। तो आप हीरो या तो प्रोड्यूस करें या फिर अपनी जो एक नेचुरल कल्चर है, आपका सिंध का कल्चर है, उसको अपनाएं। लेकिन अब वो उनके अगर हम सिंध कल्चर को रिकॉग्नाइज करेंगे, सिंध सिविलाइजेशन की बात करेंगे, जो हमारा प्राइड है, जो हमारे जो सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन है, लेकिन हम कहेंगे ये तो फिर हमें हिंदुओं के साथ जोड़ देगा, हम तो अरेबियन बने हुए हैं। देखें, 2 चीजें होती हैं, स्टेट और मजहब, इसको आपने अलग करना होगा। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे, आप अपना जो कल्चर है उसको तस्लीम करें। और बिलीव मी, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्ट इन अर्ली स्टेजेस ऑफ द सिविलाइजेशन। तो आप उसको अपनाएं। अब इंडिया है वो इसको क्लेम करता है, हम क्यों नहीं इसको क्लेम करते? तो ये आपको पावर है, हमने क्या कर लिया आज तक, हम उसको इस्तेमाल कब करेंगे? क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? आप खुद ही हमें ये बताएं। कोई भी नहीं कर सकता। हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इतनी पाबंदी हमारे पास है। आई थिंक हमारे पास तो फ्यूल ही नहीं होगा उसको इस्तेमाल करने के लिए। हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री को हमारे उस एटम बम से क्या डर होगा जब हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे? खौफ तो उस टाइम होगा ना जब हमारे अंदर कुछ एबिलिटी हो, खुददारी हमारे अंदर हो। हम लोग, हमारे जो ऊपर हुक्मरान बैठे हैं, आई थिंक वो भी अपना ज़मीर बेच के आए जो एटॉमिक पावर होने की जो हमने कैपेबिलिटी है उसको यूज करें, डेटरेंस दिखाए उनके खिलाफ कि हम आपके खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं। चाइना को साथ मिलाए, जो हमारी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उस फोरम पे जाए, हमारी जो सार्क है उस फोरम को यूज़ करें, यूएन का फोरम यूज़ करें, उसके अलावा जो हमारी OIC है उस फोरम को यूज़ करें और ईरान को उनकी स्टेट की यानी औकात दिखाएं कि भाई आप इस लेवल पे हैं। ठीक है, तो आप हमें ये देखना होगा तो हमें ये देखना होगा कि भाई इंडिया के लिए भी बोल लो कुछ भाई। तो ईरान को बेशक एक
देखिए स्टेट का कोई मजहब नहीं होता, स्टेट्स डील्स विद स्टेट्स नॉट विद देयर आइडियोलॉजीज। हमें ये देखना होगा कि ईरान की आइडियोलॉजी क्या है। बेशक इस्लामिक चाहिए कि बड़ा मिसाइल छोड़े जो शाहीन मिसाइल है या गोरी मिसाइल है, ताकि दोबारा से वो ऐसी हरकत ना करे। मुसलमान से सिर्फ काफिर इसलिए डरता है कि हमारे पास ईमान है, उसको हमारे एटम बम से कोई खतरा नहीं, उसको पता है उसके पास इससे ज्यादा हथियार मौजूद ये है। कौन सा काफिर है जो हमारे पीछे है? मुझे ये आज तक समझ नहीं आई बात। मैम हमारे पीछे काफिर नहीं है, हमारे पीछे कोई नहीं, हमारे ऊपर हमारे मुसलमानों के खिलाफ जो कह लें कि बैठी हुई है ना कुव्वतें, जिनका है कि वो मुसलमान अगर गालिब आ गया और जो कि आना है, उनको भी पता है, वो अपनी 100 साल पॉलिसी बनाते हैं। हमारी 5 साल 10 साल की पॉलिसी होती है, उनकी 100 साल पॉलिसी। सर आज 9 पाकिस्तानी ईरान में मारे गए हैं। मुझे जरा करंट बात करनी पड़ रही है। इससे पहले आपको पता है कि ईरान और पाकिस्तान के मामलात जिस तरह बिगड़े, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अभी 2 दिन बाद ईरानी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी है और हम इस वक्त इस फाइनेंशियली भी आपको पता है IMF पैकेज पे चल रहे हैं। केयर टेकर हुकूमत हमारे पास तकरीबन 1 साल से है, सूबों के अंदर तो मरकज़ के अंदर भी काफ़ी लंबी है। तार साहब कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल? इलेक्शंस भी होने वाले हैं, आप कैसे मुस्तकबिल देखते हैं? और पर्टिकुलरली जो ईरान पाकिस्तान के जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं और साथ में ये कहने को आ रहा है कि थर्ड पार्टी है जो ताल्लुकात को ख़राब कर रही है और मामलात कर रही है। आप सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं सर? चीमा साहब, ये सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि ईरान के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप कभी भी आइडियल नहीं रहे। ये मैं मेंशन करना चाहूंगा। कई लोग समझते हैं शायद कि ऐसे बात नहीं थी, उसकी वजूहात हैं। अब वो जिस खित्ते के अंदर इस वक्त इशू चल रहे हैं बलूचिस्तान बॉर्डर के अंदर, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ईरान की दूसरी साइड का नाम भी बलूचिस्तान है, सस्तियान बलूचिस्तान, और वो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां भी चल रही है। जिस तरह जिंदुल्ला थी, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, फिर वो उधर से उन्होंने, और रैगी साहब को जो कहा जाता है पाकिस्तान की मदद से पकड़े गए, जब फांसी दी तो वो लोग इधर आकर उन्होंने जैशे अदल बना ली। तो बॉर्डर के दोनों साइडों पे अनरेस्ट मौजूद है, दोनों सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां मौजूद है। अब दूसरा, उसमें आज एक नया एलिमेंट जो 9 लोगों की वजह से आया है, उनको लफ्ज बताया गया कि 9 के ज्यादातर लोग 9 लोग थे, पंजाबी थे वो। अब मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि ईरान के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर दोनों साइड पे, उस साइड के बलूचिस्तान का तो मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों के लिए खास एक नफरत मौजूद है। माजी में आपने शायद सुना होगा कि लोगों को ट्रेनों और बसों से शनाख्ती कार्ड दे दे के मारा जाता था, तो ये भी कोई नई बात नहीं है। अब वो कॉरिडोर है, वो जो एरिया है जहां पे एक गाड़ी रिपेयर करने वाली जगह पे वो जो हादसा हुआ है कि जहां पे 9 पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया, पंजाबी लोगों को। अब वो पंजाबियों का एक रास्ता गुजरगाह है, वो उसकी भी वजह ये है। गुजरगाह किस चीज की है? ये जो डंकियां लगाते हैं बच्चे हमारे, वो सारे बलूचिस्तान और ईरान से गुजर के टर्की जाते हैं, टर्की से आधे समंदर में मर जाते हैं, डूब जाते हैं, आधे पहुंच जाते हैं ग्रीस और इटली के अंदर, जो कि यूरोप का एक गेटवे है। ये एक पंजाबियों की एक गुजरगाह है। अब वो इस पे स्टिल इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, अब देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इधर से अगर कुछ सख्ती की जाए तो वो लोग उस साइड के बलूचिस्तान पे चले जाते हैं, वहां से वो सख्ती करें तो इस साइड वाले बलूचिस्तान में आ जाते हैं। अब वहां पे हो क्या रहा है कि एक ईरान अंडर सैंक्शंस है, फाइनेंशियली वीक रहा है ड्यूरिंग ट्रम्प पीरियड के, ये उनका तो ओबामा पीरियड में आके उनका कुछ सांस निकला।